स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफर फंक्शन था, जो हमारा बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम था, जिसमें हमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था, यूनिटी फीडबैक सिस्टम पढ़ा था, क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा था, उसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो सब कैसे हमने कैसे सॉल्व करते हैं वो सब हमने सीखा था। और हमने तीन लेक्चर दिए थे किस पे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो अभी जो है हमारा मींस वहां तक हमारा जो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम था वो पूरा खत्म हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स होते हैं उसके 8 से 10 रूल है, लेकिन वो हमें याद नहीं रखने। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम है उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, ये प्रोसेस भी बहुत लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो बोलते हैं कि इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ही किसी ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो, लेकिन गेट के एग्जाम में तो ऐसा है नहीं। मेथड कोई भी अप्लाई करो, उनको आंसर से मतलब है। इसलिए हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? ब्लॉक डायग्राम कोई भी दिया होगा उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन ब्लॉक डायग्राम के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें सीखने चाहिए, क्योंकि वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में काम आते हैं। क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से जब सिग्नल फ्लो में ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में? तो सबसे पहले ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक चाहिए। क्यों ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक चाहिए? कि वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा था, जो इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल प्रॉब्लम था, फर्स्ट लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 00 नहीं, उसमें हमने प्रॉब्लम पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो डिश वॉशर का, किसका? डिश वॉशर का हमने प्रॉब्लम पढ़ा था। उसमें क्या था? डिश वॉशर में एक डिश वॉशर था, उसमें टाइमर सेट किया हुआ था और फिर टाइमर सेट करने के बाद वो अपना काम बंद कर देता था और आपको देता था ये लो आपके प्लेट्स, जो भी आपने उसमें प्लेट्स या कुछ भी कप्स डाले, मग्स डाले, वो क्या करता था? क्लीन करके दे देता था। उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम। तो आइए क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं। तो डिश वॉशर में क्या था? एक अपना था यहाँ पे ये सिस्टम था। सिस्टम क्या है? अपना सब सिस्टम है, इसको बोल सकते हैं डिश वॉशर। ये अपना डिश वॉशर था। फिर इधर क्या लगा था? इधर लगा था अपना टाइमर। यहाँ पे क्या लगा था? टाइमर इसको सिग्नल देगा बंद होने के लिए। फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था? यहाँ पे क्लीन प्लेट्स, यहाँ पे क्लीन प्लेट्स ऐसा बोल सकते हैं। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में? और यहाँ पे हमने क्या लगाया था? यहाँ पे हमने कंट्रोलर लगाया था। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में, यहाँ पे हमने कंट्रोलर लगाया था, डेट इज सी। तो यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे टाइमर है। ये हमने यहाँ पे क्या रखा था? यहाँ से फीडबैक लिया था सेंसर के थ्रू। यहाँ पे अपना क्या था? सेंसर था। और यहाँ पे सेंसर, ये फीडबैक में हमने सेंसर लिया। और अपना रेफरेंस इनपुट क्या था या डिजायरेबल आउटपुट? वो था लेवल ऑफ क्लीननेस, लेवल ऑफ क्लीननेस। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में? तो ये अपना क्या था? डिश वॉशर का था, पूरा एक फीडबैक सिस्टम था। इसमें अगर आप देखोगे तो सिस्टम अपना डिश वॉशर है। डिश वॉशर में क्या है? इसको क्लोज लूप बनाने से क्या हुआ कि डिश वॉशर क्या करेगा? प्लेट्स जो क्लीन हुई है उसको कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करेगा? फीडबैक देगा सेंसर के थ्रू। और जो हमारा रेफरेंस लेवल ऑफ क्लीननेस है वो दोनों कंपेयर होंगे। अगर ये दोनों जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है और जो डिजायरेबल आउटपुट है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, तो वहां पे सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, वो लेवल ऑफ क्लीननेस है, यहाँ पे अभी क्लीन उतना नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होगा। वो कंट्रोलर को कमांड देगा। कंट्रोलर किसको कमांड देगा? टाइमर को। टाइमर को क्या कमांड देगा? टाइमर का टाइम इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इस सिस्टम को थोड़े और देर के लिए ऑपरेट करना है ताकि जो प्लेट्स है वो क्या हो जाए? ज्यादा क्लीन हो जाए। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहां पे देखो, अपने पास एक्चुअली डिश वॉशर था, अपने पास एक डिश वॉशर था जिसका कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर है, अंदर उसमें सारे कंपोनेंट्स है। लेकिन जब उसको मुझे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे उसको स्टडी करना है, तो मुझे फिजिकल स्ट्रक्चर मैथमेटिकली मॉडलिंग करना है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर को तो मैं लेके यूं खोल के बोल्ट वोल्ट खोल के तो नहीं देख सकता। मुझे मैथमेटिकल मॉडल चाहिए, क्योंकि मुझे मैटलैब में एनालिसिस करना है, कंप्यूटर में एनालिसिस करना है, कुछ मेथड लगानी है मैथमेटिकल, तो मुझे उसका मैथमेटिकल मॉडल चाहिए। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए मैं फिजिकल स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा सोचूंगा कि जो डिश वॉशर है उसमें एक से ज्यादा सब सिस्टम है। वो एक डिश वॉशर मींस जो डिश वॉशर है वो पूरा एक सिस्टम है। उसके अंदर सब सिस्टम क्या है? ये अपना सब सिस्टम डेट इज टाइमर। और यहाँ पे क्या है? सी है, या तो ऐसा भी बोल सकते ये सिस्टम है, ठीक है कोई बात नहीं है।
यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं चलो कि ये क्या है अपना मींस प्लांट और प्रोसेस, इसको प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि डिशवॉशर क्या कर रहा है, क्लीननेस का प्रोसेस कर रहा है। सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम को हम टर्मिनोलॉजी देंगे दैट इज सिस्टम। तो हमारा प्रोसेस क्या है कि क्लीन करना है, वो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? तो हमें क्या करना है, ये प्रोसेस है जो क्लीन करने का प्रोसेस है डिशवॉशर का, ये पूरा डिशवॉशर है। अभी ऐसा समझो, ये पूरा क्या है, डिशवॉशर। ये अपना जो पूरा सिस्टम है, ये अपना पूरा सिस्टम है, ये क्या है, डिशवॉशर है। उसमें अंदर ये क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। प्रोसेस क्या है कि आपको क्लीन करना है प्लेट्स को, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो उस प्रोसेस के कंट्रोल के लिए कंट्रोलर, टाइमर, सेंसर। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे मुझे फिजिकली स्ट्रक्चर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कंट्रोल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या उसको स्टडी करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बोला मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम टेक्निक एक सिंपलीफाइड टेक्निक होती है जिससे आप बताते हो कि सिग्नल्स का फ्लो क्या होगा और उसमें क्या क्या सब सिस्टम से और सिग्नल कैसे फ्लो हो रहा है, सिग्नल कैसे फ्लो हो रहा है। अभी इसमें से ऐसा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि एक्चुअली फिजिकली जो सारे ये चीजें वो कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड फिजिकली कैसे, वो हमें पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से हमें फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी सिस्टम का, प्रोसेस का या प्लांट का पता नहीं चलता। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां पे इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं कंट्रोल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कर रहा हूं, हर जो सिस्टम है, सब सिस्टम है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, एज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर मैं सिग्नल फ्लो दिखा रहा हूं कि कैसे सिग्नल फ्लो होगा। फिर मैं ओवरऑल इस सिस्टम का क्या करूंगा, मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करूंगा। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में? तो यहां पे मैं सब सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको हम बोल सकते हैं एक सब सिस्टम है, अपना टाइमर एक सब सिस्टम है, अपना कंट्रोलर एक सब सिस्टम है, अपना सेंसर एक सब सिस्टम है, फिर यहां पे ट्रांसड्यूसर्स आते हैं वो एक सब सिस्टम है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। क्योंकि ये तो सिंपल है, मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है, लेकिन और भी, जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट जा रहा है, स्पेस शटल जा रहा है, तो उसमें तो इतना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने सारे ब्लॉक डायग्राम। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो उसमें आप देख सकते हैं इतने सारे ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर? तो ब्लॉक डायग्राम से हमें क्या चल रहा है, एक स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक व्यू पता चल रहा है। उसमें हमें टाइमर, कंट्रोलर, इसके अंदर क्या है वो पता नहीं है, वो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि सिग्नल फ्लो कैसे हो रहा है। और यहां पे फायदा क्या है, अगर मुझे सारे सब सिस्टम्स का इंडिविजुअल, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन, सेंसर का ट्रांसफर फंक्शन, इंडिविजुअल सारे सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो मुझे इतना आइडिया आएगा कि अगर इस कंट्रोलर का कोई वेरिएबल है, कंट्रोलर में यहां से इनपुट जा रहा है, यहां से आउटपुट आ रहा है, तो कंट्रोलर का कोई वेरिएबल है, वो कैसे मींस अफेक्ट करेगा कंट्रोलर के परफॉर्मेंस को। तो मैं इंडिविजुअली एक एक चीज को भी एनालिसिस कर सकता हूं। अगर ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है, अगर मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो मैं इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को स्टडी कर सकता हूं। इतनी बात हो गई स्टूडेंट समझ में? और जब इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि ये कंट्रोलर का अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो उसके जो अंदर वेरिएबल्स होंगे उस ट्रांसफर फंक्शन में, वो इस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेंगे वो भी हमें पता चल सकता है। तो ये आ गया, इसलिए हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी आपके पास सिस्टम हो, जैसे इसको ऐसे भी टर्म, जैसे हम कंप्यूटर साइंस जब पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक आप पढ़ते हो सी लैंग्वेज, उसमें क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट। कोई भी आप पेपर पब्लिश करते हो, बुक में भी देखते हो, ज्यादा चीजें फ्लो चार्ट से बना है। फ्लो चार्ट में क्या होता है, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, डायमंड, रेक्टेंगल, ये सब होता है। तो फ्लो चार्ट एक क्या है, पिक्टोरियल व्यू देता है, वो एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर को नहीं देता। सेम एनोलॉजी ब्लॉक डायग्राम में भी बताई जा सकती है। कंट्रोल सिस्टम इट इज नथिंग बट अ फ्लो चार्ट। ये बात आ गई समझ में स्टूडेंट? फ्लो चार्ट में हम लूप से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेंसर से। तो ये अपना हो गया ब्लॉक डायग्राम की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे, बेसिक ब्लॉक डायग्राम की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम सीखने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक, ये तो आपको आइडिया मैंने पढ़ा ही दिया है, फिर भी हम यहां से अभी क्योंकि ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर, सबसे पहले अपना आएगा ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक एक फंक्शन, ब्लॉक हम बोल सकते हैं एक फंक्शन है जो कि रिलेट कर रहा है किसी सिस्टम का, सब सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। सपोज ये अपने पास सिस्टम है, ये सिस्टम है जिसका कुछ फंक्शन है, ये हम बोल सकते हैं जी ऑफ एस। इसमें इनपुट है आर ऑफ एस और आउटपुट क्या होगा, सी ऑफ एस।
ये अपना इनपुट का लाप्लास, ये अपना आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सिस्टम है, ये ब्लॉक है, जो कि क्या है, ब्लॉक का फंक्शन क्या है, जी ऑफ एस। जी ऑफ एस किसको रिलेट करता है, इनपुट और आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। और हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस। ये सिर्फ लाप्लास डोमेन में ही वैलिड है, टाइम डोमेन में नहीं लगा सकते। और किसके लिए एप्लीकेबल है ये, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए। तो यहां पे हम बताते हैं दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा समिंग पॉइंट। हमने ये फीडबैक सिस्टम में पढ़ा था, फिर से हम इसको रिव्यू करेंगे अभी डिटेल में। समिंग पॉइंट, तो समिंग पॉइंट क्या होता है वो देखो। अभी समिंग पॉइंट मींस ब्लॉक डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिशवॉशर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया, उसमें दिखाया था फीडबैक आ रहा था। तो फीडबैक हम कैसे, फीडबैक से एरर कैसे हम मींस कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, समिंग पॉइंट लगाया था। समिंग पॉइंट पे हमने देखा एक रेफरेंस सिग्नल आ रहा था, दूसरा उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा था अपना, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था अपना सेंसर जो फीडबैक सिग्नल आ रहा था, फिर वहां पे उसका जो आउटपुट होगा दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो उसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट। मींस समिंग पॉइंट पे क्या होता है, समिंग पॉइंट पे मींस ये भी हो सकता है किसी किसी सिस्टम में कि यहाँ पे तो एक ही फीडबैक है, वहां से एक से ज्यादा फीडबैक हो सकते हैं, वहां पे एक से ज्यादा फीडबैक हो सकते हैं। और दूसरी बात, फीडबैक यहाँ पे हो तो जो इन सब सिस्टम्स है उसमें भी अलग से फीडबैक हो सकते हैं, वहां पे भी समिंग पॉइंट हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समिंग पॉइंट एक ही हो, लेकिन ये हमारा सिंपल जो हम पढ़ते हैं फीडबैक सिस्टम, उसमें हम जो हमारा जनरल फीडबैक सिस्टम है, जो मींस हमारा जो मींस स्टैंडर्ड फीडबैक सिस्टम है, जी ऑफ एस फिर फीडबैक एच ऑफ एस, उसमें हम सिंगल फीडबैक लूप कंसीडर करते हैं। उसमें इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बाकी का जो पूरा सिस्टम था वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अपना समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, समिंग पॉइंट का यही मतलब होता है कि यहाँ पे सपोज सिग्नल आ रहा है, ऐसे यहाँ पे ये ब्लॉक के लिए सिग्नल क्या है, आर ऑफ एस इनपुट है और आउटपुट क्या है, सी ऑफ एस। समिंग पॉइंट पे सिग्नल आ रहा है लेटर से R1 ऑफ एस और यहां से आ रहा है R2 ऑफ एस और यहां से सपोज आ रहा है, ऐसा बोल देते हैं R3 ऑफ एस। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। और यहां से इस समिंग ब्लॉक का क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, डेट इज C ऑफ एस। तो समिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो आउटपुट एक ही होगा, डेट इज C ऑफ एस। इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनपुट सिग्नल उस पे या इनकमिंग सिग्नल्स। और यहां पे C ऑफ एस क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ इनपुट सिग्नल्स। तो अलजेब्रिक सम क्या होगा, और R1 ऑफ एस यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, वो हम कैसे लगाए, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, वो कैसे पता लगाएंगे, वो देखो यहाँ पे से हम बताएंगे कि एरो के मींस एरो के आसपास देखो, एरो के ऊपर एरो के साथ साइन लगा होगा प्लस, इसका मतलब ये क्या होगा, R1 ऑफ एस क्या होगा, एड होगा, उसके साथ क्या है, प्लस साइन एसोसिएटेड है। तो हम क्या लिखेंगे, C ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, R1 ऑफ एस के साथ प्लस, अलजेब्रिक सम लेना है तो अलजेब्रिक सम R1 ऑफ एस के साथ क्या है, प्लस साइन है, तो ये होगा R1 ऑफ एस। R2 ऑफ एस के साथ क्या है, प्लस साइन है। हम एरो के पास साइन दिखाएंगे, उससे पता चलेगा कि सिग्नल क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। R2 ऑफ एस, अभी यहां पे देखो अलजेब्रिक सम लेना है तो प्लस, लेकिन R3 ऑफ एस के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो क्या लिखेंगे, माइनस R3 ऑफ एस। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम का यही मीनिंग होता है। तीनों सिग्नल का हमने क्या ले लिया, एडिशन। तो R1 ऑफ एस के साथ क्या था, प्लस साइन था, R2 ऑफ एस के साथ भी प्लस साइन था, तो प्लस प्लस प्लस। R3 ऑफ एस के साथ क्या है, माइनस साइन है, क्योंकि एरो के पास मैंने दिखा दिया माइनस, लेकिन हमें क्या लेना है, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पे देखो क्या लिया, इसको लिख सकते हैं R1 ऑफ एस प्लस R2 ऑफ एस माइनस R3 ऑफ एस। इतनी बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो ये समिंग पॉइंट पे इनकमिंग सिग्नल एक से ज्यादा हो सकते हैं या होंगे, लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही जनरेट होगा। समिंग पॉइंट का लगाने का यही मतलब होता है कि वहां पे आपको एक से ज्यादा सिग्नल ऐड करने होते हैं, सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, इन द सेंस वहां पे फीडबैक आता है, इसलिए ही समिंग पॉइंट का वही सिग्निफिकेंस है। तो ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो आउटपुट कहां पे, आउटपुट एक ही जनरेट होगा और समिंग पॉइंट पे इनपुट सिग्नल्स क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो पूरे लाप्लास डोमेन में हम लिख रहे हैं, ये बात याद रखना। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पे दो समिंग पॉइंट, तीसरा होगा अपना टेक ऑफ पॉइंट। ये इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये आउटपुट है C ऑफ एस, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया दूसरे आउटपुट्स के साथ, तो ये हो गया अपना C ऑफ एस। मींस मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी यहां पे ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास C ऑफ एस अवेलेबल था, अभी मुझे एक से ज्यादा जगह पे वो C ऑफ एस क्या करना है, फीड करना है। तो मैं सिंपली यहां पॉइंट से क्या डायरेक्ट सिग्नल ले। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation,
Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. मिस लेके वहां पे डाल सकता हूं। ये बात आ गई समझ में। मुझे मेरे पास सी ऑफ एस इन द सपोज मेरे पास सी ऑफ एस अवेलेबल है, सी ऑफ एस अवेलेबल है, तो मुझे सी ऑफ एस अभी कहीं एक से और जगह भी कहीं यही सेम सिग्नल देना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से पॉइंट लूंगा और वहीं से सी ऑफ एस वहां पे पहुंचा दूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। मींस टेक ऑफ पॉइंट से क्या हो रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल सिग्नल है वो एक से ज्यादा जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं। एक से ज्यादा जगह पे हम क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हमने क्लोज लूप इससे पहले देखा था डिश वॉशर का, तो वो सी जो आउटपुट जनरेट हो रहा था, डेट इज लेवल ऑफ क्लीननेस, वो क्या था, हमारा आउटपुट था। वहां से हम टेक ऑफ पॉइंट से क्या ले रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। फीडबैक किसके हेल्प से ले रहे थे, टेक ऑफ पॉइंट से क्या ले रहे थे, हम फीडबैक ले रहे थे। इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये जो सी ऑफ एस है, टेक ऑफ पॉइंट, वहां से क्या लेते हैं हम, सिग्नल को मींस कहीं दूसरी जगह आउटपुट को इन शॉर्ट एक्सटेंड करना हो कहीं पे, तो हम क्या लेंगे, टेक ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट से हमने क्या किया है, ये जो सिग्नल था सी ऑफ एस, उसको दूसरी जगहों पे क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये हो गया अपना टेक ऑफ पॉइंट। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा समिंग पॉइंट, तीसरा क्या है, तीसरा है टेक ऑफ पॉइंट। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे इतना क्लियर है, इतना हमें आना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक ब्लॉक डायग्राम के रूल्स पढ़ेंगे। तो ये अपनी टर्मिनोलॉजी थी, जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में या रूल्स में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने सीखी, लेकिन अभी कुछ रूल सीखेंगे कि रिडक्शन रूल कैसे होते हैं। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो अभी सबसे पहला हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, आर इन कैस्केड मतलब यहां पे देखो एक से ज्यादा ब्लॉक होंगे। कैसे होंगे, देखो यहां पे सपोज ये G1 ऑफ S एक सिस्टम है, इसका इनपुट है R ऑफ S। अभी यहां से जो ब्लॉक से सिग्नल जा रहा है, मींस इस सिग्नल, यहां पे देखो ये एक ब्लॉक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, G1 ऑफ S, यहां पे इनपुट क्या है, R ऑफ S, इसका कुछ आउटपुट आएगा, वो अभी दूसरे ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उसका लेटर से ट्रांसफर फंक्शन है G2 ऑफ S, और यहां से हम फाइनल आउटपुट ले रहे हैं C ऑफ S। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो हमें चाहिए C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S कितना होगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई, ये हमें चाहिए। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। हमें पता है कोई भी ब्लॉक डायग्राम मींस कोई भी एक सिंगल ब्लॉक दिया हो तो उसका आउटपुट क्या होगा, लाप्लास डोमेन में R ऑफ S जो इनपुट होगा उसके साथ ये ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस कोई भी ब्लॉक दिया हो उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, इस पॉइंट पे इस ब्लॉक के लिए इस पॉइंट पे आउटपुट जनरेट होगा, इस ब्लॉक के लिए इस पॉइंट पे आउटपुट जनरेट होगा। और ये जो ब्लॉक है G2S वाला, इसके लिए इनपुट क्या होगा, ये वाला सिग्नल हो, ये वाला सिग्नल क्या है, पहले वाले ब्लॉक का आउटपुट। इतनी बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे देखो कैसे देखते हैं, यहां पे क्या होगा, दिस इज आउटपुट फॉर इसको ब्लॉक 1 बोल देते हैं, ब्लॉक 1, और यही क्या है, इनपुट फॉर ब्लॉक B2, ये अपना ब्लॉक B2, ये अपना ब्लॉक B1। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक 1 के लिए यहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, लेकिन यही आउटपुट क्या है, इस ब्लॉक के लिए इनपुट है। और यहां पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको लेटर से बोल देते हैं C1 ऑफ S, और इस सिस्टम के लिए इनपुट क्या होगा, C1 ऑफ S होगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। और हम किस में फंक्शन इंटरेस्टेड है, ओवरऑल जो रिलेशनशिप होगा, ये जो एक ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है, ये G1 और G2 का क्या है, पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कि G1 ऑफ S और G2 ऑफ S दोनों क्या है, कैस्केड में है, क्योंकि जो इसका इनपुट है वो क्या जा रहा है, सॉरी इसका जो आउटपुट है ये इसके इनपुट में जा रहा है। यहां पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ब्लॉक भी ऐसे कनेक्ट किए जा सकते हैं, यहां पे तीसरा ब्लॉक भी आ सकता है जिसके लिए ये वाले ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा, इनपुट होगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम मींस क्या है, ये ब्लॉक्स क्या है, कैस्केड में है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे C1 ऑफ S क्या होगा, C1 ऑफ S होगा अपना C1 ऑफ S, देखो क्या होगा, C1 ऑफ S मींस इस ब्लॉक का आउटपुट है, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा, इस ब्लॉक का जो इनपुट है मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का इनपुट क्या है, R ऑफ S, और इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, G1 ऑफ S, G1 ऑफ S। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। ये अपना हो गया पहला इक्वेशन। अभी यहां पे हम किस में इंटरेस्टेड है, C ऑफ S और R ऑफ S के रिलेशन में ओवरऑल इंटरेस्टेड है।
तो ये जो ब्लॉक है G2, इसके लिए इनपुट क्या होगा C1 ऑफ S, आउटपुट क्या होगा C ऑफ S। तो इस ब्लॉक के लिए आउटपुट क्या हुआ C ऑफ S, इनपुट क्या है C1 ऑफ S, तो क्या होगा इसका आउटपुट C1 ऑफ S इनटू G2 ऑफ S। ये जो पहला ब्लॉक था, ये समझना, ये टर्मिनोलॉजी, अगर इतनी टर्मिनोलॉजी आपने सीख ली, किसी भी ब्लॉक डायग्राम कोई भी दिया हो, अगर इतनी टर्मिनोलॉजी आप सीख ली कि ये सब कैसे चीजें होती है, फिर अगर आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल नहीं पता हो तो भी कन्वेंशनल अप्रोच से भी आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रॉब्लम में आपको सिखाऊंगा, देखना मजा आने वाला है। देखो यहां पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा C1 ऑफ S, मैंने अज्यूम किया। तो इस ब्लॉक का कोई भी ब्लॉक दिया उसका आउटपुट क्या होगा इनपुट मल्टीप्लाई बाय द ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन। फिर यहां पे देखो इस सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है C1 ऑफ S, तो आउटपुट क्या है C ऑफ S। तो इस ब्लॉक के लिए रिलेशन लिखना हो इनपुट, इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है C1 ऑफ S, आउटपुट है C ऑफ S। तो रिलेशन लिखना हो इनपुट और आउटपुट का, कैसा होगा आउटपुट जो जनरेट होगा C ऑफ S क्या होगा इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज G2 ऑफ S इनटू C1 ऑफ S। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो C ऑफ S क्या होगा, C ऑफ S होगा, अभी यहां पे C1 ऑफ S हमने फाइंड कर लिया, दैट इज R ऑफ S इनटू G1 ऑफ S, R ऑफ S इंटू G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S। ये मैंने क्या कर लिया C1 ऑफ S की जगह पे रख दिया R ऑफ S इंटू G1 ऑफ S, क्यों बिकॉज इक्वेशन 1, रिजल्ट ऑफ इक्वेशन, बिकॉज वी आर यूजिंग इक्वेशन 1। हमें क्या चाहिए C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S। देखो यहाँ पे रिलेशन जनरेट हो गया है, यहाँ पे हमें चाहिए था C ऑफ S और R ऑफ S के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो हम लिख सकते हैं C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S इज इक्वल टू G1 ऑफ S इनटू G2 ऑफ S। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये ब्लॉक्स थे कैस्केड में, क्यों कैस्केड में बोलते हैं इसलिए इसको भी एज डोमेन में, एज डोमेन ये ब्लॉक्स क्या है कैस्केड में है। क्यों कैस्केड में, जरूर नहीं एज डोमेन, किसी भी डोमेन में ब्लॉक बोले कैस्केड में अगर एक ब्लॉक का इनपुट क्या जा रहा है डायरेक्टली दूसरे ब्लॉक के, एक ब्लॉक का आउटपुट कहां जा रहा है डायरेक्टली दूसरे ब्लॉक के इनपुट में जा रहा है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अगर ब्लॉक अगर कैस्केड में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं G1 G2 G3 G4, तो उस सिस्टम के लिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा ओवरऑल, ये ब्लॉक डायग्राम कोई भी मींस एक सिस्टम दिया हो जिसमें सारे ब्लॉक्स कैस्केड में हो, तो उस ब्लॉक का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वो जो सारे ब्लॉक्स का इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये अपने पहला रूल था ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी दूसरा हम रूल पढ़ेंगे। दूसरे रूल में है कि ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, इसको बोल सकते हैं ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पे देखो कैसे होगा पैरेलल में। सपोज ये अपना, अभी ध्यान देना, यहां पे है G1 ऑफ S, ये अपना है G1 ऑफ S, ये है G2 ऑफ S। ये दो ब्लॉक से दो सब सिस्टम है, ऐसा मान लेते हैं दो सब सिस्टम है, एक ओवरऑल सिस्टम है उसके दो सब सिस्टम है। अपना इनपुट है R ऑफ S, अपना इनपुट है R ऑफ S। यहां से दो सिग्नल जा रहे हैं, एक इधर और एक इधर, मींस दोनों में इनपुट क्या जा रहा है, ये क्या होगा अपना, ये होगा टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, क्यों टेक ऑफ पॉइंट होगा, क्योंकि यहां से मैंने इनपुट को क्या कर दिया दो साइड पे एक्सटेंड कर दिया, मतलब दो जगह पे सेम इनपुट को दो जगह पे लेके गया हूं इस पॉइंट की हेल्प से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां से अपना ओवरऑल इनपुट है वो कहां पे जा रहा है G1 और से G2 ऑफ S में। फिर हम आउटपुट ऐसे जनरेट कर रहे हैं, ध्यान देना आउटपुट ऐसे जनरेट कर रहे हैं, यहां पे एक समिंग पॉइंट लगा रहे हैं और दोनों को यहां पे सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं हम ऐड प्लस, और ये क्या हो गया ये अपना हो गया प्लस। इतनी बात स्टूडेंट समझ, दोनों को हमें क्यों क्या करना है ऐड करना है। कभी प्लस यहां दिखा सकते हैं, कभी यहां अंदर, कभी बाहर या कभी अंदर, दैट इज नो इशू। कभी आप बाहर भी दिखा सकते हो अंदर भी दिखा, किसी बुक में अंदर दिखाता है किसी बुक में बाहर दिखाता है, नो प्रॉब्लम। और यहां से जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा C ऑफ S। ये कुछ इस तरह का कनेक्शन है, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब ब्लॉक्स कैस्केड में कनेक्टेड थे तो हमने ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाला, क्या हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स थे उनका क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन लो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन और उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसको बोलते हैं ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ गई। अभी यहां पे ध्यान दो, हमें किसमें इंटरेस्ट है C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S। मुझे फिर से इंटरेस्ट है किसमें C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S। अभी यहां से देखो
सी ऑफ, अभी सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सी ऑफ एस वो क्या होगा, जो यहां पे सिग्नल आएगा और जो यहां पे सिग्नल आएगा वो दोनों समिंग पॉइंट की हेल्प से क्या होंगे, समिंग जंक्शन और समिंग पॉइंट की हेल्प से ऐड होंगे और हमें क्या देंगे, सी ऑफ एस देंगे। क्या देंगे, सी ऑफ एस। तो यहां पे क्या सिग्नल जनरेट हुआ, लेटर से C1 ऑफ एस और यहां पे लेटर से सिग्नल है C2 ऑफ एस। तो हम क्या लिख सकते हैं, C ऑफ एस इज इक्वल टू C1 ऑफ एस प्लस C2 ऑफ एस। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। यहां पे क्या लिख सकते हैं, C1 ऑफ एस यहां पे ऐड होगा और C2 ऑफ एस यहां पे ऐड होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पे C1 ऑफ एस और C2 ऑफ एस, ये हो गया अपना पॉइंट क्लियर। यहां पे क्या आया, C1 ऑफ एस और यहां पे C2 ऑफ एस। तो यहां से देखो हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है, C ऑफ एस, ये समिंग पॉइंट का आउटपुट, ये समिंग पॉइंट का आउटपुट, ये समिंग पॉइंट का आउटपुट क्या होगा, C1 ऑफ एस और C2 ऑफ एस। अभी खास बात यहां पे ये देखनी है कि ये जो C ऑफ एस है क्या है, C1 ऑफ एस प्लस C2 ऑफ एस। अभी C1 ऑफ एस चाहिए और C2 ऑफ एस चाहिए, क्योंकि हम किस में इंटरेस्टेड है, C ऑफ एस डिवाइड बाय R ऑफ एस। ये अपना एक क्या है, पूरा ये अपना एक सिस्टम है, ये अपना एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं ये अपना पूरा सिस्टम है, उसके अंदर ये एक सब सिस्टम है, दूसरा ये एक सब सिस्टम है, उनका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो यहां पे देखो C1 ऑफ एस क्या होगा, C1 ऑफ एस हम बोल सकते हैं इस ब्लॉक के लिए क्या है, आउटपुट है, क्योंकि एरो तो यही, ये एरो इस ब्लॉक से बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो C1 ऑफ एस है वो क्या है, इस ब्लॉक के लिए आउटपुट है। अभी यहां पे देखो इस ब्लॉक पे इनपुट क्या जा रहा है, इस ब्लॉक पे हम टेक ऑफ पॉइंट से सेम इनपुट यहां पे फीड कर रहे हैं जो आर ऑफ एस है। इसका मतलब इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है, आर ऑफ एस, इस ब्लॉक के लिए भी इनपुट क्या है, आर ऑफ एस। तो इस ब्लॉक के लिए इनपुट है आर ऑफ एस, इसका ट्रांसफर फंक्शन है G1 ऑफ एस। तो C1 ऑफ एस क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया, C1 ऑफ एस होगा आर ऑफ एस इंटू G1 ऑफ एस। इतनी बात स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली C2 ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो हमें क्या चाहिए, C ऑफ एस, C ऑफ एस क्या होगा, C1 ऑफ एस प्लस C2 ऑफ एस, तो वो क्या होगा, आर ऑफ एस G1 ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस G2 ऑफ एस। इतनी स्टूडेंट्स क्लियर बात। तो यहां से आर ऑफ एस कॉमन निकालो तो क्या आया, C ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू G1 ऑफ एस प्लस G2 ऑफ एस। ये हुआ सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इन लाप्लास ऑफ इनपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। तो जब ब्लॉक्स कैस्केड में कनेक्टेड थे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ रहा था, तो क्या हो रहे थे, ब्लॉक्स का इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन जब ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जो ब्लॉक्स इंडिविजुअल ब्लॉक्स का ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ये ऐड होगा कि सेपरेट होगा, ये इस साइन पे डिपेंड करता है। अगर C1 ऑफ एस, अभी ध्यान दो, अगर सपोज ऐसा केस होता, C1 ऑफ एस के आगे माइनस लगा देते और यहाँ पे C2 ऑफ एस के आगे प्लस लगा देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, C1 ऑफ एस क्या हो जाता, वहां पे C ऑफ एस क्या होता, माइनस C1 इंटू एस प्लस C2 एस। तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस C1 इंटू एस, यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस C1, यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस G1। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे तो माइनस है, अगर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस C2 ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस G2 ऑफ एस। तो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या दोनों साइन ले लेते हैं, कंसीडरेशन में प्लस माइनस हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अगर यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे दोनों प्लस, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस, एक प्लस है एक माइनस है तो एक प्लस एक माइनस, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। इतनी स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। ये पढ़ लो, अगर ब्लॉक डायग्राम में कुछ भी इवन मेसन गेम फॉर्मूला भी याद नहीं आ रही, ब्लॉक डायग्राम दिया हो तो आप ये अप्रोच से इजीली सॉल्व कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम। मैं आपको प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा ये कन्वेंशनल अप्रोच से। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल का ये कंक्लूजन था। अभी हमारा इसमें लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ये है कि अगर फीडबैक हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे अभी लास्ट टॉपिक है फीडबैक्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम लूंगा ब्लॉक डायग्राम पे, और ये सिर्फ ये 3 रूल अगर आपको याद है, सिर्फ अगर ये 3 रूल आपको याद है, मैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। इतनी बात नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके बेस पे प्रॉब्लम्स। अभी यहां पे ऐसा भी होगा, बाद में देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम किसी भी सिस्टम का यूनिक नहीं होता, और पहले ही हमने पढ़ लिया कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बताता है, लेकिन यूनिक हो या ना हो लेकिन वो सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सेम ही देगा। अभी यहां पे क्या रहा है, ब्लॉक्स
कनेक्टेड इन फीडबैक, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन फीडबैक, ये हमारा हो गया। फीडबैक में अगर हो ब्लॉक्स तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम सिंपल केस ही लेंगे जी ऑफ एस एच ऑफ एस का। तो मेरा क्या था, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट था प्लस माइनस, यहां से हमने क्या लिया था, यहां हमने लिया था जी ऑफ एस, यहां पे था जी ऑफ एस और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा था सी ऑफ एस, और यहां पे क्या आ रहा था एच ऑफ एस, यहां पे क्या था एच ऑफ एस। ये हमने ओवरऑल ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो ट्रांसफर फंक्शन पे पहला लेक्चर नंबर 3 देखना, उसमें हमने ये सब चीजें डिराइव कर ली है। सॉरी लेक्चर नंबर 3 4 5 6 3 या 2, लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखा, ये हमने सारी चीजें फाइंड कर ली है कि अगर ये क्या है क्लोज्ड लूप सिस्टम विथ नेगेटिव फीडबैक, तो इसका हमने ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाला था सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस, और हमने सारी यहाँ पे डेरिवेशन भी की थी, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अभी यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे जो एरर सिग्नल जनरेट होगा क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस है। एरर सिग्नल जनरेट मैंने पहले ही बताया नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यही मतलब होता है, क्योंकि हम मींस हमें क्या एरर कंपेयर करना सीधी दो क्वांटिटी का डिफरेंस ही लेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टेबल करने के लिए नेगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक से सिस्टम ऑसिलेटरी बनता है, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं। लेकिन मोर इंट्यूटिवली जाओगे तो बोलोगे कि अरे मेरे को तो एरर कंपेयर करना है, एरर कंपेयर यहाँ पे एक्चुएटिंग एरर कंपेयर करके कंट्रोलर को फीड करना है, इसलिए मुझे क्या चाहिए नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि दोनों क्वांटिटी को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे हो गया, ये किसके लिए है, अगर सिस्टम क्या हो नेगेटिव फीडबैक, क्या हो नेगेटिव फीडबैक। हमने पॉजिटिव फीडबैक का देखो, सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक का कैसे होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, सिमिलरली होगा जी ऑफ एस ओवर 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये किसके लिए होगा, पॉजिटिव फीडबैक के लिए होगा। ये होमवर्क में दे रहा हूं, इसको सोल्व करना डेरिवेशन को। पॉजिटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन ये आएगा। तो अगर यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर यहां पे पॉजिटिव होगा तो यहां पे क्या आएगा नेगेटिव। तो इन शॉर्ट ये क्या है, अगर प्लस माइनस, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस मीन दोनों कंबाइन करके रिजल्ट C of s डिवाइड बाय R of s is equal to G of s डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस G of s into H of s। अगर यहां पे प्लस कब कंसीडर करना है, जब क्या हो नेगेटिव फीडबैक हो, जब क्या हो नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव साइन को कब कंसीडर करना है, जब क्या हो सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। पॉजिटिव फीडबैक आप पढ़ते हैं ऑसिलेटर्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, और नेगेटिव फीडबैक अभी हम पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उस पे आप देखोगे ये वाला ट्रांसफर फंक्शन ही यूज होगा। इसको बाय हार्ट सीटीएम कर देना, इसको कमिट टू मेमोरी, इसको सीटीएम मार देना कमिट टू मेमोरी, इसको बाय हार्ट दिल में याद रख लेना, क्योंकि पूरा यहीं से ही खेल चलेगा, आगे से जो भी खेल चलेगा इससे ही चलेगा। नेगेटिव फीडबैक हमारे काम का नहीं है, इसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। पॉजिटिव फीडबैक हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक विद फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस। तो उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। ये बाय हार्ट दिल में याद रख लेना। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो बस आज की मिस लेक्चर की समाप्ति करने का टाइम आ गया है। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले सिंपल ब्लॉक पढ़ा, फिर समिंग जंक्शन या समिंग पॉइंट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टेक ऑफ पॉइंट, ये 3 पॉइंट के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा अगर दो ब्लॉक्स कैस्केड में हो, 2 से ज्यादा, तो उनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इंडिविजुअल ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर 2 ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। किसका, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन था उसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा, और कैस्केड में बोल सकते हो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन था उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओ माय गॉड। तो उधर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन मींस बोलने का कुछ मतलब नहीं है, हम अलजेब्रिक समेशन ही बोलते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं। वो तो सिंपल होगा, अगर g1 ऑफ s होगा, दूसरा ब्लॉक होगा माइनस g2 ऑफ s, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा g1 माइनस g1 इंटू g2 ऑफ s। लेकिन अलजेब्रिक सम इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए आपको
आईएएस के इंटरव्यू में कभी पूछते कि केवीएल में अलजेब्रिक सम क्यों लिखते हैं, इतनी बात है तो आप फाइंड करना क्यों लिखते हैं, अलजेब्रिक सम क्यों नहीं लिखते, अलजेब्रिक सम क्यों नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या पढ़ा, कैस्केड में अगर वो सिस्टम होगा तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो जो इंडिविजुअल ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन थे उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। और अगर याद आ, अगर पैरेलल में हो तो क्या हो जाएगा, जो फिर समिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, वहां पे क्या कंसेप्ट, जो इंडिविजुअल ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन थे वो उनका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर कनेक्टेड और हाउ द आउटपुट हैज बीन टेकन। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने लास्ट पढ़ा ब्लॉक्स कनेक्टेड इन फीडबैक। तो ये अपना स्टैंडर्ड फीडबैक सिस्टम थ्रू आउट द कोर्स यही चलने वाला है। फिर यहाँ पे इसका हमने बोला अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो ट्रांसफर फंक्शन में प्लस साइन आएगी, पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ट्रांसफर फंक्शन में नेगेटिव साइन लेना है। तो हमें ये वाली चीज याद रखनी है, पॉजिटिव फीडबैक वाली। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स फिर ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें घर में रहिए, सेल्फ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मींस गैदरिंग ना करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर मास्क पहन के घूमें, अपने इस एरिया में खेल सकते हैं, बाहर मत चले जाना और भीड़ मत लगाइए कहीं भी। तो देखते हैं 31 के बाद सरकार का क्या अनाउंसमेंट आता है लॉकडाउन के रिगार्डिंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 रूल पढ़े, ये जो हमने अभी तक 3 रूल पढ़े, इसके बेसिस पे गेट के क्या प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकते हैं, क्या इतनी हमने एबिलिटी बना ली है कि सिर्फ ये 3 रूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गेट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।